जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका सारथी ललित व्यास पांडे। दोस्तों, हम लोगों ने उन विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव मैथ्स का नर्सरी बैच स्टार्ट किया है जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाएं देने की लालसा रखते हैं, जिनके ड्रीम में प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और उनका मैथमेटिक्स बेहद कमजोर है, बहुत कमजोर है। तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप रफ और पेन उठाएं और सीधे जुड़ जाएं। आज नर्सरी मैथ्स की दूसरी क्लास है। आज हम लोग कुछ कैलकुलेशन तक शायद पहुंच भी जाएं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को बहुत सारी फंडामेंटल चीजें क्लियर करनी है। तो जैसा कि हम लोगों ने तय किया है कि प्रतिदिन हम लोग दो वैल्यू पहाड़े की यानी कि टेबल की, दो वैल्यू स्क्वायर की और दो वैल्यू क्यूब की याद करेंगे। और जो पिछली वैल्यू है जो आपने याद किया है उसको कमेंट बॉक्स पर आकर के आपको रिस्पॉन्ड करना है, बिना देखे हुए कि आपने कौन कौन सी वैल्यू याद कर रखी हैं। जो जो वैल्यू आपने याद कर रखी हैं उन्हें कमेंट बॉक्स पे आकर के आपको स्ट्रिक्टली प्रतिदिन पर डे क्या करना होगा, आपको मुझे सूचित करना होगा, जिससे मुझे पता चले कि आप गंभीरता से नर्सरी कोर्स को ले रहे हैं और प्रतिदिन अच्छा अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग नर्सरी कोर्स में जो कल पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। बिना देखे आप कमेंट बॉक्स में जो मैं पूछता जाऊंगा बताते जाएंगे तो मुझे बेहद अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तब तक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले फादर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, आप सीधे कमेंट बॉक्स पर जाइए और मुझे आंसर कीजिए। फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है? कल पढ़ा था ना हमने, आर्किमिडीज है। कौन है? आर्किमिडीज है। क्लियर है? उसके बाद कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो अंक गणित है, अर्थमेटिक मैथ्स है, उसके भी फादर कौन है? अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के भी जो फादर है वो कौन है? आर्किमिडीज है। ये ध्यान रखना होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? रेखा गणित, ज्यामिति, जियोमेट्री, इसके कौन है फादर? यूक्लिड। कौन है? इसके फादर है यूक्लिड। क्लियर हो गया? बिल्कुल याद कर लीजिए। और यूक्लिड कहां से थे? यूक्लिड यूनान से थे। कहां से थे मेरे प्यारे बच्चों? यूनान से थे। फिर हम लोग जो बीजगणित पढ़ते हैं यानी कि जो अलजेब्रिक मैथ्स पढ़ते हैं, जहां पर 2x y z इस प्रकार की जो मैथ होती है ना आपकी, बीज गणित जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बीज गणित कहते हैं, अलजेब्रिक मैथ्स कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके जो फादर हैं, जो इसके जनक हैं, वो मोहम्मद, ध्यान रखिए क्या नाम है उनका? मोहम्मद इब्न मूसा। मोहम्मद इब्न मूसा। मोहम्मद इब्न मूसा। इब्न मूसा। अल जबर। अल जबर। अल-ख्वा रिजवी। अल जबर, अल-ख्वा रिजवी। तो ये बड़ा नाम है, याद करने में दिक्कत होगी, तो आपको केवल कितना याद रखना है? अल-ख्वा रिजवी। आखिरी का याद कर लेंगे तो आसान रहेगा। आखिरी का याद कर लीजिए कि जो हमारा अलजेब्रिक मैथ्स है, जो बीजगणित है, उसके जो जनक हैं वो कौन है? अल-ख्वा रिजवी साहब हैं। ठीक है? अब आपको मैंने कल ही बताया था अलजेब्रा कहां से बना है? यहां से बना है। ये देखिए, यहीं से तो अलजेब्रा बना है, अलजबर के नाम से ही अलजबरा बना है। क्लियर हो गया? उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति के जो फादर हैं वो कौन हैं? हिप्पारकस हैं। त्रिकोणमिति के फादर कौन है? हिप्पारकस हैं। कौन है? हिप्पारकस हैं। हिप्पारकस। क्लियर है? आप लोगों को ये याद होना चाहिए। उसके बाद लॉग यानी कि लघुगुणक। लघुगुणक के जो पापा हैं वो हैं जॉन नेपियर। कौन है? जॉन नेपियर है। ये थे स्कॉटलैंड के। जॉन नेपियर साहब कहां के हैं? ये स्कॉटलैंड के हैं। और लास्ट में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा,
स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, और सांख्यिकी के जो फादर हैं वो है सर रोनाल्ड फिशर। कौन है? सर रोनाल्ड फिशर। सर रोनाल्ड फिशर है। क्लियर हो गया? तो ये चीजें आप 3-4 बार रिवाइज करोगे तो इत्मीनान से आपको बनने लगेगी। कई बार ये भी पूछा जाता है। अब बारी है कल के वैल्यू की। कल जो वैल्यू मैंने आपको याद कराई थी वो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और आज की 2 वैल्यू है। पहली वैल्यू है आज की पहली वैल्यू है, आप लोग याद करेंगे, वो है 19 × 8, 19 अट्ठे 152। रिवाइज करिए मेरे साथ, बोलिए 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, 152 यानी 19 × 8, 19 अट्ठे 152 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 19 अट्ठे 152। 19 8 जा 152, 19 8 जा 152। याद हो गया? दूसरी वैल्यू है आपकी, दूसरी वैल्यू है 18 7 जा 18 सत्ते 126। कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 18 सत्ते 126 कितना होता है? 18 7 जा 126। तो आज के लिए आपकी ये 2 टॉनिक, ये 2 टैबलेट, ये 2 कैप्सूल किसके लिए? टेबल के लिए। अब किसकी बारी है? स्क्वायर की। तो स्क्वायर में आज हम लोग देखेंगे 13 का स्क्वायर 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। 13 का स्क्वायर 169। और साथ ही हम लोग देखेंगे 32 का स्क्वायर 1024। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024 होता है। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024 होता है। तो आज की ये 2 वैल्यू है पहाड़े में 18 × 8 152, सॉरी 19 × 8 152, 18 × 7 126, 13 का स्क्वायर 169 और 32 का स्क्वायर 1024 है। तो आज की आपकी ये 2 वैल्यू हो गई। अब 2 क्यूब वैल्यूज हम लोग याद करेंगे, छोटी छोटी क्यूब वैल्यूज याद करेंगे। पहला 18 का क्यूब 58 32। 18 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 58 32 होता है। याद कर लीजिए, क्यूब ऑफ 18 इज 5832। कितना होता है? 5832 होता है। कितना होता है? 5832। चलिए, दूसरी जो वैल्यू है वो अपन याद करेंगे। 19 का जो क्यूब है वो होता है 68 6859। तो ये आज की 6 वैल्यू आपके लिए। इन 6 वैल्यूओं को अगर आप याद करेंगे, कल रिस्पॉन्ड करेंगे, धीरे धीरे आपके पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज आपकी बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आज की क्लास आगे। अब देखिए, हम लोग मैथ्स में किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके लिए चीजें आपके सामने मैं रख रहा हूं। चलिए, नोट कर लीजिए, सिलेबस में हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं। जो हम लोग पहली चीज पढ़ेंगे वो होगी संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो दूसरी चीज पढ़ेंगे वो डिविजिबिलिटी होगी, विभाज्यता होगी।
अच्छा, नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याएं क्या होती हैं, इनका व्यवहारिक यूज क्या होता है ना। तो नंबर सिस्टम में हम लोग सभी प्रकार की संख्याएं और उनका व्यवहारिक प्रयोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता पढ़ेंगे। विभाज्यता मतलब इसके कितने प्रकार होते हैं, कोई भी संख्या किस संख्या से डिवाइड होती है, कैसे हम जल्दी विभाजित कर सकते हैं, भाग के कितने प्रकार होते हैं, है ना। उसी में टेबल वगैरह वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ेंगे? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीपल्स पढ़ेंगे, गुणज और गुणांक। गुणज, गुणांक, एलसीएम और एचसीएफ, ये एक ही चैप्टर होता है। क्लियर हो गया? यानी कि मल्टीपल, फैक्टर, एलसीएम और एचसीएफ एक ही प्रकार का चैप्टर होता है। उसके बाद हम लोग रूल ऑफ पावर पढ़ेंगे, घातांक के नियम। फिर हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। ये तरीका है आपका पढ़ाई करने का, यानी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसका सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए, तब तो आपको सही ऑर्डर, सही दिशा निर्देशन मिलेगा और आप सही दिशा में पढ़ पाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्ड यानी कि करनी। करनी के बाद हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। फिर संख्यात्मक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, प्रॉब्लम ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद। और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एकिक नियम, यूनिटरी मेथड, है ना। यानी एकिक नियम ये हो गया, इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो परेशान नहीं होना इंग्लिश मीडियम वाले, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम लोग एज पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे यानी कि उम्र पढ़ेंगे। फिर एवरेज पढ़ेंगे, औसत पढ़ेंगे। फिर प्रतिशत यानी परसेंटेज पढ़ेंगे। अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अनुपात समानुपात जब मैंने कह दिया तो उसमें एलिगेशन, मिश्रण सब कुछ आ गया है, उसी का चैप्टर होता है। इसी में पार्टनरशिप आ गया है, इसी में साझेदारी आ गया है, तो उसको अलग से चैप्टराइज नहीं करेंगे, इसी के वो सब टॉपिक्स होंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है कि कोई कहे कि इसमें ये वाले तो चैप्टर हैं ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस जब मैं कह देता हूं तो इसमें एमआरपी बाय डिफॉल्ट आ जाता है ना, लाभ हानि, और इसमें एमआरपी और डिस्काउंट भी होता है। उसके बाद जब मैं सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया हूं तो जो साधारण ब्याज के फॉर्मेट हैं वो सारे फॉर्मेट हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज बोलता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे फॉर्मेट होते हैं। और जब मैं टाइम एंड वर्क बोलता हूं, समय एवं कार्य बोलता हूं, तो जब समय और कार्य हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें पाइप और टंकी भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। और जब मैं समय, दूरी, चाल बोलूंगा तो इसमें ट्रेन भी आ जाएगी और बोट एंड स्ट्रीम भी आ जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस है, इस प्रकार से हम लोग अर्थमेटिक मैथ्स को फिनिश करेंगे। फिर बारी आती है आपकी ज्योमेट्री पोर्शन की। तो ज्योमेट्री में हम सबसे पहले जो ज्यामिति पढ़ना शुरू करेंगे उसमें बिंदु पढ़ेंगे, लाइन पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल के कई प्रकार के यूज होंगे, उसमें सेमी सर्कल भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। फिर हम लोग बहुभुज यानी पॉलीगन पढ़ेंगे। पॉलीगन के सारे टाइप पढ़ेंगे, जैसे ट्रायंगल है, त्रिभुज है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है, स्क्वायर यानी कि वर्ग है। इसी प्रकार हम लोग बहुत ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, रेक्टेंगल यानी कि आयत पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पढ़ेंगे, आयत और वर्ग के जो संबंध है वो पढ़ेंगे। फिर पैरेललोग्राम्स यानी समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज के बाद हम लोग रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेंसुरेशन पोर्शन होता है, क्षेत्रमिति है यानी 3 डायमेंशनल संरचना, उसमें क्यूबाइट यानी घन और क्यूबाइट यानी घनाभ और क्यूब घन पढ़ेंगे। बेलन यानी सिलेंडर पढ़ेंगे, शंकु यानी कि हम लोग कोन पढ़ेंगे, छिन्नक यानी फ्रस्ट्रम पढ़ेंगे और गोला यानी कि स्फीयर पढ़ेंगे। जब मैं गोला की बात करता हूं तो उसमें अर्धगोला भी बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। अर्धगोला पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, पिरामिड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो इस टाइम पे ट्रेंड में चल रही है 2024 में। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। अगर आप एसएससी सीजीएल लेवल की बात करते हैं, एनटीपीसी की बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आपको स्टैट्स पढ़ के जाना होगा, सेट्स पढ़ के जाना होगा, समुच्चय और लॉग पढ़ करके जाना होगा। तो ये सारे जो आपके चैप्टर्स हैं, एक एक करके हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। तो
आपको लगा होगा कि सर ने मुझे नर्सरी बैच में बैठा दिया है, तो नर्सरी बैच का केवल इतना ही मतलब होता है। जी नहीं, नर्सरी का मतलब ये होता है कि मैं आपको हर चैप्टर की नर्सरी सिखाने वाला हूँ, हर चैप्टर के बेसिक सिखाने वाला हूँ, तब जाकर के आप उन क्वेश्चंस को तरीके से टैकल करना सीख जाएंगे। फिर जब मैं अलजेब्रा की बात करता हूँ, बीजगणित की बात करता हूँ, तो उसमें चर और अचर संख्याएं होती हैं, बहुपद होते हैं, परिमेय व्यंजक होते हैं, रेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, समीकरण होते हैं, युगपत होते हैं यानी साइमल्टेनियस होते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण वगैरह होते हैं। तो ये ओवरऑल आपका क्या होता है, इतने प्रकार से हम लोग मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अब जब हम मैथ्स के सिलेबस की बात कर ही चुके हैं, तो अब हम मैथ्स में आगे एंट्री करते हैं। मैथ्स का डेफिनेशन आपको पता है, मैथ्स क्या होता है, गणना करने का तरीका ही मैथ्स कहलाता है। लेकिन मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करने के लिए जिन दो तत्वों की आवश्यकता होती है, उनमें से हैं वो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स। ऑपरेटर का मतलब होता है संक्रियाएं और ऑपरेंड्स का मतलब होता है राशियां। संक्रियाएं मतलब कि जो हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्रैकेट, परसेंटेज, इन तमाम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उनको ऑपरेटर कहा जाता है। राशियां मतलब जिन संख्याओं का हम इस्तेमाल करते हैं वो राशियां होती हैं, वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो इन दोनों को हम लोग डिटेल में पहले देखने वाले हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनरी ऑपरेटर, फिर होता है बाइनरी ऑपरेटर, फिर होता है टर्नरी ऑपरेटर। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाने लग गए। जी नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें अंग्रेजी में हैं उनको अंग्रेजी में ही करना चाहिए आपको। क्योंकि अगर मैं यूनरी ऑपरेटर कहूँगा तो एक आधारी संक्रियाएं, साउंड ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक आधारी संक्रियाओं के रूप में आपको लगभग कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको इसको यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर की तरह ही जानना चाहिए परीक्षा में। और हमारे लिए ज़रूरी है बाइनरी ऑपरेटर, यानी कि ना तो हमें यूनरी ऑपरेटर की आवश्यकता है, ना ही टर्नरी ऑपरेटर की आवश्यकता है। तो हम लोग बाइनरी ऑपरेटर यानी द्विआधारी संक्रियाओं की बात करेंगे, द्विआधारी संक्रियाओं की बात करेंगे। नोट ये लिख लेना है कि मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होने वाली सभी संक्रियाएं द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं। कैसी संक्रियाएं होती हैं? द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं। क्लास अगर ज़्यादा स्पीड में चले तो आप उसको अपने x को कम कर लेना है ना। तो क्लियर हो गया। द्विआधारी जो संक्रियाएं हैं वही हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होती हैं ये, इनको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए, जो बाइनरी संख्याएं हैं, जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, हम संख्या नहीं, क्षमा करिए, बाइनरी संख्या अलग होती है, बाइनरी ऑपरेटर अलग होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। अब बाइनरी ऑपरेटर जो होते हैं, हम इन्हें 3 हिस्सों में देख करके पढ़ सकते हैं। 3 हिस्सों में देख करके पढ़ सकते हैं। पहला इसका जो हिस्सा होता है वो बेसिक हिस्सा होता है, बेसिक बाइनरी ऑपरेटर। बेसिक यानी आधारभूत बाइनरी ऑपरेटर। जो बेसिक बाइनरी ऑपरेटर है मेरे प्यारे बच्चों, वो 4 ही होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी कि आप कोई भी कैलकुलेशन करने जाएं, उन सभी कैलकुलेशन में ये 4 चीजें ही करनी होती हैं, 5वीं कुछ भी नहीं होती। इसलिए जो बेसिक बाइनरी ऑपरेटर हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। जो दूसरा ऑपरेटर है उसे कॉम्परेटिव ऑपरेटर कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? कॉम्परेटिव ऑपरेटर कहते हैं, तुलनात्मक संक्रियाएं कहते हैं। तुलनात्मक संक्रियाएं, आप जब 2 संख्याओं की तुलना करेंगे तो कितने प्रकार से उनकी तुलना कर सकते हैं आप बताइए। या तो एक संख्या दूसरे संख्या से छोटी होगी, या दूसरी संख्या पहली संख्या से बड़ी होगी, या ऐसा हो सकता है कि दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो। तो तुलना केवल और केवल संख्याओं का 3 प्रकार से, मैं बात संख्याओं की कर रहा हूं। दुनिया में तुलना तो बहुत प्रकार से होती है, उनके अलग मापदंड होते हैं, लेकिन जब मैं संख्याओं की तुलना करूंगा तो केवल 3 प्रकार से ही तुलना हो सकती है। या तो वो छोटी होगी, या तो वो बड़ी होगी, या तो फिर वो बराबर होगी। तो जो कॉम्परेटिव ऑपरेटर है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो मात्र 3 प्रकार के होते हैं, छोटा है, बड़ा है और बराबर है।
ये 3 ऑपरेटर कॉम्परेटिव ऑपरेटर होते हैं। ठीक हो गई बात। उसके बाद बारी आती है अन्य की, अदर्स की। अब जितने चिन्ह आप इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में वो सब को अन्य में डाल दो। क्या यूज़ करते हो? सबसे पहले तो ब्रैकेट, ये बड़ा वाला है, ये मझला वाला है और ये छोटा वाला है। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट और इसको कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो बड़ा, मझला और छोटा कोष्टक हो गया। उसके बाद आप क्या यूज़ करते हैं? परसेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद आप करनी यूज़ करते हैं, सड यूज़ करते हैं, आप पाई का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। ये सब ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, आप और क्या इस्तेमाल करते हैं? जितने भी चिन्ह इसमें आप यूज़ करते हो, पॉइंट यूज़ करते हैं, है ना, लैम्डा, अल्फा, बीटा, जो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं वो सब क्या है? अन्य ऑपरेटर हैं। वो बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो आपको ऑपरेटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए थी, इसलिए मैं करता हूँ। तो नर्सरी का यही मतलब होता है कि जिस विषय को आप पढ़ रहे हो उसके बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। नर्सरी कोर्स इसीलिए आपके लिए तैयार किया गया है। तो अब देखिए, ऑपरेंड्स क्या होती हैं, राशियाँ क्या होती हैं। राशियाँ होंगी तभी तो आप ऑपरेशन कर पाएंगे। ऑपरेशन कब होगा? ऑपरेशन के लिए 2 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, एक पेशेंट का होना और एक डॉक्टर का होना। तो डॉक्टर तो हमें मिल गया, अब हम पेशेंट की ओर चलते हैं। तो पेशेंट कितने प्रकार के होते हैं, यानी राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो मेरे प्यारे छात्रों, कोई भी आपसे पूछे तो आप बताएं, या एग्जाम में भी ये सवाल आता है, क्या बताएंगे? राशियां 2 प्रकार की होती हैं, चर राशियां एवं अचर राशियां। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? राशियां 2 प्रकार की होती हैं, चर राशियां और अचर राशियां। चर राशियां क्या होती हैं? चर राशियां यानी कि वेरिएबल क्वांटिटीज़, यानी कि वेरिएबल वैल्यूज़ क्या होते हैं? जिनके मान सदैव बदलते रहते हैं, मतलब स्थिर नहीं रहते, फिक्स नहीं रहते। जैसे x, y, z या कोई भी सिंबल, किसी भी प्रकार के सिंबल या किसी भी प्रकार के x, y, z का, ख, गा को ही हम लोग वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि उनको हम अपनी सहूलियत के अनुसार इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी x का मान 15 आएगा तो कभी x का मान 25 आएगा, वो निर्भर करेगा सवाल की डिमांड कैसी है। तो वेरिएबल कोई भी आपसे पूछता है तो आपको इतना पता होना चाहिए, वेरिएबल के जो मान हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं, उनके मान अलग अलग होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वे राशियां होती हैं जिनके मान फिक्स होते हैं, जिनके मान निश्चित होते हैं, वे क्या होती हैं? कांस्टेंट यानी कि अचर राशियां होती हैं। तो अचर राशियां बच्चा कौन होती हैं? अचर राशियां संख्याएं होती हैं। अचर राशियां कौन होती हैं? अचर राशियां संख्याएं होती हैं। संख्याओं को ही क्या कहा जाता है? संख्याओं को ही अचर राशियां कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, संख्याएं हो गई, राशियों के दोनों प्रकार अपन ने पढ़ लिए। अब यहाँ से आगे देखिए, हम लोग सीधे एंट्री करते हैं कहाँ पर? सीधे एंट्री करते हैं कांस्टेंट यानी कि अचर राशियों पर। अचर राशियों की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ आती है वो क्या आती है? वो आती है संख्या। अचर राशि की जब मैं बात करता हूँ तो क्या आती है? संख्या यानी कि नंबर। ऐसे ही नंबर सिस्टम का यहीं से आगाज स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम लोग अचर राशियों में एंट्री करते हैं, कौन आता है? नंबर आता है। अब नंबर की डिटेलिंग क्या होती है, नंबर को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चलिए, तो ये जो संख्याएं हैं वो संख्याओं के एलिमेंट होते हैं, संख्याओं के तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? पहला डिजिट होता है, पहला क्या होता है? अंक होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा न्यूमरल्स होता है। दूसरा क्या होता है? न्यूमरल्स यानी कि संख्यांक होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा संख्या होती है। चौथा क्या होता है? चौथा रूट डिजिट होता है, यानी कि बीजांक या मूलांक होता है। तो एक एक करके हम इन सबको पढ़ते हैं, डिजिट क्या होता है और इनके बारे में पूरा ब्रीफ, पूरी डिटेलिंग देने वाले हैं। डिजिट क्या होते हैं? डिजिट वे होते हैं जो संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिट क्या होते हैं? जो संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें डिजिट कहा जाता है। इसको और आसानी से समझने का कोशिश करते हैं।
संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले प्रतीक चिन्हों को अंक कहा जाता है। इट्स अ सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ नंबर। यह केवल एकमात्र प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनकी केवल संरचना होती है। जैसे कि आपसे किसी ने कहा 5, तो 5 का ये जो तस्वीर आपने बनाया, जो ये इमेज बनाया, 5 का ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, इस स्ट्रक्चर को जो है वो अंक कहा जाता है, इसे डिजिट कहा जाता है। जैसे किसी ने कहा 7, तो 7 का जो आपने ये तस्वीर बनाया, इसे अंक कहा जाता है। 7 का जो आपने ये डायग्राम डेवलप किया हुआ है, इसे अंक कहते हैं। जैसे किसी ने आपसे 9 कहा, तो 9 का ये जो डायग्राम आपने तैयार किया है, इस डायग्राम को ही अंक कहते हैं। क्लियर है? अंक का सीधा मतलब है एक संरचना, एक लिपि, एक स्ट्रक्चर, एक स्क्रिप्ट और एक सिंबल, यानी एक प्रतीक चिन्ह है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है ये। क्लियर हो गया? तो अंक के बारे में हमेशा ध्यान रखिए, अंक से संख्याएं बनती हैं। क्लियर है? तो संख्याओं को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, उस तरीके को ही अंक कहते हैं। जैसे कोई इंडिया का मैप बनाता है, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है। जैसे कोई आपकी तस्वीर बनाता है या कोई हमारी तस्वीर बनाता है, तो वो तस्वीर मुझे रिप्रेजेंट करने का या आपको रिप्रेजेंट करने का एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है। उसी प्रकार अंक भी संख्याओं को प्रदर्शित करने का एकमात्र चिन्ह है, एकमात्र सिंबल है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे छात्रों? अब मैं जब अंक की बात कर रहा हूं, तो अंक होते कितने हैं? तो अंक मेरे प्यारे साथियों 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। कहां से कहां तक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये है 10 डिजिट्स। अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। 10 डिजिट्स होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज ये है कि ये किस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं हिंदू अरेबिक फॉर्मेट में। रजिस्टर अगर आपके पास है तो इसको नोट कर लेना है। ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा है, ये किस फॉर्मेट में लिखा है? ये हिंदू अरेबिक फॉर्मेट में लिखा है। क्लियर हो गया? हिंदू अरेबिक फॉर्मेट में इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इंडिया का पैटर्न था वो देवनागरी पैटर्न था। आइए मैं हिंदू अरेबिक पैटर्न, देवनागरी पैटर्न और लैटिन नेम, ये तीनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। अंक के बारे में जब मैं बात कर ही रहा हूं तो आपको इसकी पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए। ये आपके सामने ये लैटिन नेम लिखे हुए हैं, हिंदू अरेबिक पैटर्न लिखा हुआ है, साथ ही देवनागरी पैटर्न भी लिखा हुआ है। ये देखिए, जो 0 है, 0 उसको लैटिन में निहिल कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। 0 को क्या कहा जाता है? निहिल कहा जाता है। 1 को या तो अनस कहा जाता है या तो अनम कहा जाता है। 2 को ड्यो कहा जाता है। 3 को ट्राइस कहा जाता है। 4 को क्वार्टर कहा जाता है। 5 को क्यूनिक्यू कहा जाता है। 6 को SEX या HEX दोनों कहा जाता है। क्लियर है? 7 को सेप्टम कहा जाता है। 7 को क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। 8 को ऑक्टो कहा जाता है। 9 को नोवेम कहा जाता है। 10 को डेसम कहा जाता है। और जब बड़ी नंबर है, हाँ ध्यान रखिएगा, यहां तक डिजिट खत्म हो गया, डिजिट यहीं तक थे। इसके बाद आपने जो देखा वो लार्ज नंबर्स हैं। सॉरी, डिजिट तो यहीं तक थे, 9 तक थे। 10 भी डिजिट नहीं है, ये संख्या है। क्लियर हो गया? तो 9 तक ही डिजिट होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर डिजिट पढ़ा रहे थे और ये सारी चीजें भी पढ़ा दी। नहीं, क्योंकि मैं लैटिन नेम पढ़ा रहा हूं तो आपको और जरूरी चीजों के लैटिन नेम भी पता होना चाहिए। 10 को डेसम कहा जाता है।
50 को क्यूनिको कहा जाता है, 100 को सेंटम कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी बनाते थे तो वो जो सेंचुरी है वो कहाँ से आया है, वो सेंटम से आया है। क्लियर है। जो 1000 है उसे माइल कहा जाता है, 1000 को क्या कहा जाता है, माइल कहा जाता है। और जो 1 लाख है उसको सेंटम माइल कहा जाता है, क्योंकि 100,000 है, 100,000 है तो 100 को क्या कहते हैं, सेंटम, और 1000 को क्या कहते हैं, माइल, तो इसे सेंटम माइल कहा जाता है। तो लैटिन में भी आपको इन नंबर्स के बारे में पूरा तो जानकारी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो अलग से सेशन हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी चीज़ें जो है 1 से 10 तक चीज़ें पता होनी चाहिए। 50, 100, 1000 और लाख को क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो अब मैं एक और बात कह रहा था कि जो ये है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये जो लिखा हुआ है ये किस पैटर्न में लिखा है, ये हिंदू अरेबिक पैटर्न में लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है ये किस पैटर्न में लिखा है, ये देवनागरी पैटर्न में लिखा है। ये किस पैटर्न में लिखा है, देवनागरी पैटर्न में। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ से भी सवाल पूछे जाने लगे, क्योंकि मैंने देखा है छात्रों को, नए छात्रों को इस लिपि के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो इस लिपि के बारे में आपको नॉलेज हो, इसके लिए हर प्रतियोगी परीक्षा में बहुत जल्दी सवाल पूछे जाएंगे, तो आप उससे पहले ही अपने आप को तैयार कर लीजिए अगर आपको नहीं आता है। अब दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं, मेरे से तो एक इंटरव्यू में पूछ ही लिया गया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 0 एंड शून्य, शून्य और 0 में क्या अंतर होता है। मेरे दोस्तों पहली फुर्सत में आप भी कहेंगे कि एक हिंदी है और एक इंग्लिश है, लेकिन 0 और शून्य में उनकी बनावट में, उनकी संरचना में फर्क होता है। ये देखो, ये है 0, 0 जो होता है वो अंडाकार होता है, यानी कि ओवल शेप का होता है, लेकिन जो शून्य है वो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर शेप का होता है, ये ध्यान रखना है। यानी 0 में और शून्य में बहुत फर्क होता है। 0 अंडाकार होता है, शून्य कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो जब शून्य की बात हो ही रही है तो इसके इतिहास के बारे में बात क्यों ना कर लिया जाए। तो शून्य के इतिहास को भी आपको जानना बेहद जरूरी है कि शून्य आया कहां से। आपको इंटरनेट में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन उसकी रियलिटी, जब हम शून्य की बात करते हैं तो सबके जहन में केवल आर्यभट्ट आते हैं। जब हम शून्य के इतिहास की बात करते हैं तो सबके जहन में पहला नाम आर्यभट्ट का होता है। माफ करिए, शून्य के इतिहास के बारे में आर्यभट्ट के अलावा भी कई लोगों का योगदान है, आपको जानना चाहिए। शून्य का जो आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने नहीं किया है, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है, डिस्कवरी किया हुआ है। आविष्कार और खोज में अंतर होता है। आविष्कार का मतलब इन्वेंशन होता है, बनाना होता है, क्रिएशन होता है, लेकिन खोज का मतलब पहले से बनी बनाई चीज को ढूंढना होता है। तो पहले तो आपको आविष्कार और खोज में अंतर पता होना चाहिए। तो जो हमारे आर्यभट्ट साहब है ना, वो खोज करता है, वो मेकर नहीं है, वो क्रिएटर नहीं है। उन्होंने पहले से बनी बनाई चीज को खोजा। तो प्रश्न ये उठता है, तो फिर इस शून्य का आविष्कार किया किसने था। तो आपको जानना चाहिए कि सबसे पहले कोई भी चीज अगर होती है तो उसकी प्लानिंग की जाती है, उसकी योजना बनाई जाती है, उसका डिस्कशन किया जाता है। तो सबसे पहले डिस्कशन किया था पिंगल तथा पाणिनि ने। कौन ने? पिंगल तथा पाणिनि ने सबसे पहले शून्य का डिस्कशन किया था। डिस्कशन करने के बाद इसको बनाने की बारी आई तो ऋषि गृत्समद ने, कौन ने? ऋषि गृत्समद ने सबसे पहले शून्य को बनाया था। ब्रह्मलिपि, ब्रह्मलिपि का ये चिन्ह है। ये कौन सी लिपि का चिन्ह है? ये ब्रह्मलिपि का चिन्ह है। ब्रह्मलिपि से उन्होंने ये चिन्ह उठाया और इसका नामकरण शून्य कहा कि यह एक शून्य है। उन्होंने अपने ग्रंथ में संचित कर दिया। ग्रंथ में संचित करके इसको प्रचार प्रसार किए बिना ही इस लोक से परागमन हो गया उनका। उसके बाद जब हजारों साल बाद इसकी आवश्यकता हुई तब इसको ढूंढा गया, क्या कोई ऐसी चीज भी है हमारे ग्रंथों में जिसका इस्तेमाल किया जा सके। तो आर्यभट्ट साहब ने सारी पुस्तकालयों को, सारी लाइब्रेरी को टटोला। खोजना भी इतना आसान नहीं था। तो उनको ऋषि गृत्समद के ग्रंथ में
शून्य पहले से बनाया हुआ मिला, उसके बाद से खोजकर्ता के रूप में कौन आ गए? खोजकर्ता के रूप में आर्यभट्ट आ गए। लेकिन आर्यभट्ट के आने के बाद भी चीज़ें समाप्त नहीं हुई। उस समय पर सोशल मीडिया का काम प्रचार प्रसार हेड टू हेड जाके करना पड़ता था। तो एक्सपोनेंटर जो प्रतिपादक हैं वो हमारे नागार्जुन साहब हैं। जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो है हमारे नागार्जुन साहब। तब जा कर के शून्य का प्रचार प्रसार हो पाया और पूरे दुनिया में इसका इस्तेमाल हुआ। तो जब हम शून्य की बात करते हैं तो पहली बात ध्यान रखना है, शून्य का डिस्कशन पिंगल तथा पाणिनि ने किया। शून्य का आविष्कार यानी क्रिएटर ऋषि ग्रत्समन हैं। शून्य के खोजकर्ता आर्यभट्ट हैं और शून्य के एक्सपोनेंटर यानी प्रतिपादक नागार्जुन साहब हैं। इतने लोगों ने मिलकर के शून्य को हम तक पहुंचाया है। इसलिए शून्य को केवल आर्यभट्ट तक ही सीमित कर देना शून्य के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए शून्य के बारे में हमें, पूरी दुनिया को हमने अगर बताया है तो शून्य क्या है ये हमें भी पता होना चाहिए। तो ये था शून्य का छोटा सा इतिहास। अब जब हम शून्य के बारे में बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी मैं और आपको देता चलूं। जो ये संख्याएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। लेकिन इससे पहले, संख्या पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीज़ें पढ़नी होंगी, क्योंकि सर आपने तो बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ये देखिए, हमने अभी क्या बताया आपको? अभी हमने आपको डिजिट बताए, अंक बताए, अंक में जो जो चीज़ें हो सकती थी वो बताया। उसके बाद दूसरा क्या है? संख्यांक है ना, न्यूमरल्स है, संख्यांक। ये है कलेक्शन ऑफ डिजिट। अभी भी हम चित्र की ही बात कर रहे हैं, अभी भी हम डायग्राम की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम कलेक्शन ऑफ डिजिट की जब बात करते हैं तो उसे संख्यांक या न्यूमरल्स कहते हैं। कैसे? अगर केवल 5 लिखना हो तो एक डायग्राम बनेगा, लेकिन अगर 25 लिखना हो तो 2 डायग्राम बनेगा। तो कलेक्शन ऑफ 2 डायग्राम क्या हो गया? ये न्यूमरल्स हो गया। 5735 लिखना है अगर आपको तो बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो ये जो कलेक्शन ऑफ डिजिट्स है, यानी कि अभी भी बनावट है, लिखावट है, जो हमने स्क्रिप्ट किया हुआ है, कलेक्शन, गुच्छे में जब हम स्क्रिप्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे न्यूमरल्स कहा जाता है, उसे संख्यांक कहा जाता है। क्लियर है? डिजिट सिंगल होता है, लेकिन जो न्यूमरल्स है वो सिंगल भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। ये भी कलेक्शन ऑफ डिजिट है, लेकिन एक कलेक्शन है। तो अंकों को संख्यांक कहा जा सकता है, लेकिन संख्यांकों को अंक नहीं कहा जा सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। क्लियर हो गया? तो संख्यांक क्या है? जो बहुत सारे डिजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? न्यूमरल्स या संख्यांक कहा जाता है। तो सर संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं क्या होती हैं? नंबर्स क्या होते हैं? तो नंबर्स क्या होते हैं? इट्स अ वैल्यू ऑफ डिजिट और न्यूमरल्स। अंकों अथवा संख्यांकों के मान को संख्या कहते हैं। जब मैं यहां पर 16 या 17 लिखता हूं तो 17 का जो मान है, जो रियल वैल्यू है, अगर मैं 6 लिखता हूं तो 6 का जो रियल वैल्यू है, जो मान है, इसे संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बात होता है हार्डवेयर और एक बात होता है सॉफ्टवेयर। एक होता है तस्वीर और एक होता है रियलिटी। ये रियलिटी है। तस्वीर की जो रियलिटी है वही क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। एक डायग्राम और डायग्राम की जो वैल्यू 5 बोला तो 1 2 3 4 5, इस वैल्यू को, इस फील को, जो फील है, इसको क्या कहते हैं? इसको संख्या कहते हैं। संख्या माने अंकों और संख्यांकों का मान ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे छात्रों? संख्या कहलाता है। फिर बात होती है मूलांक या बीजांक की, यानी कि रूट डिजिट की बात होती है। तो जब हम लोग रूट डिजिट यानी बीजांक या मूलांक की बात करते हैं तो जैसे कि ये नंबर है, अब ये संख्या है, संख्या है 5735। इसमें अलग अलग डिजिट यूज किए गए हैं। इन अलग अलग डिजिट के अपने निजी मानों को ही मूलांक या बीजांक कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं कहूं तो एक संख्या जिन अलग अलग अंकों से मिलकर बनाई जाती है, उन अलग अलग अंकों के निजी मान को ही क्या कहते हैं? मूलांक या बीजांक कहते हैं। मुझे लगता है मेरी बात भली भांति आपको समझ में आई होगी। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। अंक क्या है? यह किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है, संकेत होता है, डायग्राम होता है, स्क्रिप्ट होता है। संख्यांक क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डिजिट, बहुत सारे अंक मिलकर के संख्यांक का निर्माण करते हैं। संख्या क्या होती है? अंक और संख्यांक का मान संख्या कहलाता है।
अंक और संख्यांक का मान क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। मूलांक क्या होता है? एक संख्या में बहुत प्रकार के अंक इस्तेमाल होते हैं, उन सभी अंकों का अपना निजी मान मूलांक या बीजांक कहलाता है। तो ये ओवरऑल आपको एलिमेंट ऑफ डिजिट मिल गया। और फटाफट आप लोग जो डिजिट मैंने आपको बताया है, हिंदू, अरेबिक, देवनागरी और लैटिन, इनके विषय में आप सीरियसली अभ्यास कर लेंगे तो आपके अंदर बहुत अच्छी ग्रूमिंग आएगी। अब हम लोग अगले चरण में प्रवेश करने वाले हैं, जहां से धीरे धीरे कैलकुलेशन का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन आपको करते क्या रहना है, जो वैल्यू मैं दे रहा हूं उसको शिद्दत से याद करना है, रटना है, पढ़ना है, अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है, रिवाइज करना है और अगले दिन मुझे मेरे को ला करके उसको प्रस्तुत करना है। एक काम ये हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको नोट्स बनानी है और उस नोट्स को रिवाइज करना है। जब तक हम लोग कैलकुलेशन में पहुंचे तब तक आपके पास वैल्यू इतनी तगड़ी हो जाए कि इधर से मैं सवाल फेंकूं, उधर से आपका जवाब थपाड़े की तरह आना चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़े रहिए मेरे साथ, अपने दोस्तों को एकत्र करिए और नर्सरी बैच ज्वाइन करवाइए। देखिए कैसे चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।